हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया है द हिंदू के। कैन द स्टेट एक्वायर ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज। सो आई होप आपने सुना ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, सो उसी के ऊपर पूरा ये आर्टिकल बेस्ड है। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कंक्लूजन है, ये सारी चीज़ें इसमें डील की हुई है इस आर्टिकल में। बेसिकली आप देख सकते हो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेके रूलिंग क्या था, अर्लियर रूलिंग क्या था जिसके वजह से इतना ये न्यूज़ में है। ठीक है, वो सब इस आर्टिकल में डील किया गया है, हम भी उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टोरी क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो स्टोरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच जो है उन्होंने 8:1 में एक जजमेंट दिया कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टेट के नहीं है। ठीक है, सो अब इसमें बड़ा बात क्या है, तो ये जो जजमेंट है कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट के प्रॉपर्टी नहीं है या स्टेट के अंडर नहीं आते हैं, ये 1977 में एक जजमेंट के अपोजिट है। मतलब 1977 में 7 सुप्रीम कोर्ट जज बेंच ने एक जजमेंट दिया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टेट एक्वायर कर सकता है। ठीक है, 1977 में ये जजमेंट था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्ट कर दिया है, इसको रिवर्ट बैक कर लिया है और बोला है कि नहीं, सारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वो स्टेट के अंडर नहीं आते हैं। ठीक, स्टोरी ये है। अब नेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई है। सो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस देखने होंगे जहाँ से ये सब की शुरुआत होती है। जैसे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बेसिकली ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि पब्लिक के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि आपको पब्लिक के लिए क्या क्या करना है। जैसे पब्लिक के लिए इक्वालिटी लेके आना है, फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, वेल्थ जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए सब में। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मैन एंड वीमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये सारे डायरेक्शंस ये डीपीएसपी में दिया जाता है। और डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट 4 में मैंशनड है। तो अब सारा जो केस है वो आर्टिकल 39 क्लॉज बी को लेके है, 39 क्लॉज बी को लेके है। ठीक है, सो ये अभी से नहीं है बल्कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था तब से ही है कि 1951 में जब है एक केस आया था चंपकम दुरायराजन केस। उसमें स्टेट ने कुछ लॉ लेके आए थे स्टेट जो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को। ठीक है, जो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को। अब यही सबसे बड़ा गेम रहता है कि अगर स्टेट कुछ करती है डीपीएसपी को एनेक्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो जाता है। तो 1951 में चंपकम दुरायराजन केस में जब डीपीएसपी के थ्रू फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, हेंस दैट लॉ शुड बी रिपील्ड। ठीक है, उसको हटा दिया। बट लेटर ऑन जैसे टाइम हुआ तो एक डॉक्ट्रिन आया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके। सुप्रीम कोर्ट ने ही एक डॉक्ट्रिन रिलीज किया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जो कहाँ से आया था, तो केरला एजुकेशन बिल से आया था। ठीक है, 1967 से 1967 में केरला एजुकेशन बिल आया था एक। सो वहीं से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आया। तो उसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या फिर अपोजिट नहीं है, बल्कि जुडिशरी को स्टेप्स लेना चाहिए ताकि दोनों ही इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, ताकि जो लॉ सरकार बना रही है और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रही है तो एक लिमिट तक ही उसको वायलेट करने देना चाहिए और लॉ भी रह जाए। ठीक है, नहीं तो हर कोई भी लॉ अगर सरकार बनाती है तो उसमें जो है ये आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी स्पेसिफिकली ये मोस्ट ऑफन वायलेट हो जाता है। ठीक है, सो अब 39 क्लॉज बी क्या कहता है, ये कहता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज
of the community shall be distributed in a way so as to serve common good। ठीक है, मतलब जो ओनरशिप एंड जो प्राइवेटली ओन्ड मटेरियल रिसोर्सेस है उसको सरकार ले सकती है ताकि पब्लिक के अच्छाई के लिए यूज कर सके। ठीक है, एंड 39 क्लॉज सी कहती है कि देयर शैल नॉट बी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स, मतलब एक के पास ही सारा वेल्थ ना आ जाए, ये सरकार को इंश्योर करना होता है। ठीक है, सो इसी के ऊपर है। अब ये 39 क्लॉज भी क्या कह रहा था, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे सो एज टू सर्व कॉमन गुड। ये क्या रहा है 39 क्लॉज भी। तो अब सरकार जब किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, सो वो कहती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि पब्लिक में बांट सके। बट अब जो इसका एक अर्लियर जजमेंट था उसने क्या फैसला सुनाया था वो देखते हैं। तो इसमें था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी केस 1977, जहाँ पे 7 जज बेंच ने एक फैसला सुनाया था और कर्नाटका स्टेट के जो भी प्राइवेट बसेस हैं उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है एक वी.आर. कृष्णा अय्यर जो जज थे उन्होंने बोला कि प्राइवेट रिसोर्स जो भी है वो उसको स्टेट एक्वायर कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि वो आता है मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी के अंडर एम्बिट में, जो हमने अभी आर्टिकल 39 क्लॉज बी का देखा था। यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, यहाँ पे देखिए मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इसके अंडर आ जाता है वो। सो इसलिए स्टेट उसको एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। और उन्होंने ये भी कहा था, ही हेल्ड दैट इट एम्ब्रेसेस ऑल नेशनल वेल्थ नॉट मेयरली नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के जो भी है वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये पुराना जजमेंट था 1977 का, जो 1997 तक चला। अब 1997 में क्या होता है, इसी को वापस से रिपील करने के लिए एक पिटीशन फाइल की जाती है। कौन सी, तो प्रॉपर्टीज ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। ठीक है, ये आया था 1997 में, और इसी का जजमेंट जो 1997 में केस जो फाइल हुआ है, इसी का जजमेंट अभी 2024 में आया है। तो आप देख सकते हो कितना टाइम का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स। सो बट अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट फैसला तो आया। सो अब इसमें फैसला क्या है, सो ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। The current majority opinion क्या 4-7 judges bench including CGI held that interpretation of V.R. कृष्णा अय्यर, जो V.R. कृष्णा अय्यर जज थे, उनका इंटरप्रिटेशन जो है उनको ठीक करते हुए बोला गया है कि प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी कुड बी यूज्ड बाय द स्टेट एज ए मटेरियल रिसोर्सेज टू यूज एज ए कॉमन गुड एज ए रिजिड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। तो अभी के जजमेंट में क्या बोला गया है कि जो पुराना जजमेंट था V.R. कृष्णा अय्यर का, वो दर्शाता है कि इंडिया एक रिजिड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी फॉलो करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इट वॉज रिजेक्टेड बाय द मेजोरिटी ओपिनियन विच सेड दैट इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम सोशलिस्टिक मॉडल टू अ मार्केट लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी जुडिशरी यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब इंडिया मोस्ट ऑफ सोशलिस्टिक था अपनी आइडियोलॉजी में, मतलब स्टेट का ज़्यादा दखल रहता था, प्राइवेट ओनरशिप कम रहता था। ठीक है, सोशलिस्टिक था। बट आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म जो है, अब मोर ऑफ इंडिया ओपन इकोनॉमी हो चुका है, ओपन इकोनॉमी हो गया है, प्लस लिबरलाइज्ड हो गया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। ठीक है, स्टार्टअप्स को एनकरेज करता है। सो मोर ऑफ ए मार्केट लिबरलाइज्ड इकोनॉमी अब इंडिया हो चुका है। तो इस सिचुएशन के लिए रिजिड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये कहते हैं इस जजमेंट में। फिर नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, पॉन्ड, स्पेक्ट्रम, माइंस, मिनरल्स, ये सब 39 क्लॉज बी में आ सकता है अगर वो प्राइवेटली हेल्ड है तब भी। ठीक है, तो उनका ये जजमेंट था। अब नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स जैसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आवर इकोनॉमी हैज चेंज फ्रॉम सोशलिस्टिक पैटर्न टू अ लिबरलाइज्ड मार्केट ओरिएंटेड मॉडल। दिस जजमेंट शुड प्रोटेक्ट द स्मॉल फार्म, forest land and marginalized sections from forceful acquisitions by the government.
And thirdly, we must bear in mind that we have not inherited the earth and its resources from our ancestors but have borrowed it from our future generation. ठीक, सो ये एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स है इस आर्टिकल के जो राइटर देते हैं. ठीक, आई होप आप सबको इस आर्टिकल से या इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.